कनेक्ट करके ट्रीट किया जाता है, इसलिए अपोजिशन अडानी को काफी जबरदस्त तरीके से भी लीड लेता है कि हाँ भैया इस विषय पर चर्चा होगी। लेकिन आप और हम जब भी किसी तरह से सेशन को सुनते हैं, आपके और हमारे राजनीतिक फायदे नुकसान क्या होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो रिपोर्ट के आते ही मार्केट पर क्या असर पड़ता है ना, ये बात आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देती है। और शेयर मार्केट से जब ओसीसी आरपी जैसी मतलब कंपनी न्यूज बनकर आती है कि सब इस तरह की चीज हो रही है, तो मन में यह सवाल बनने लगता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे, मतलब रिस्क को कैसे लें, स्टॉक मार्केट में रिस्क असल में है क्या, हमें तो यही नहीं पता है। लेकिन इसका कहना यह है कि अडानी ग्रुप के जो निवेशक हैं गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयरों को खरीदकर बाजार में लाखों डॉलर का निवेश करके अडानी ग्रुप से लाभ कमा रहे हैं। अब आपको यह बात थोड़ी सी समझने में गोल मटोल लगेगी कि पता नहीं क्या हो रहा है। यह कहा गया कि पैसा टैक्स हेवन कंट्रीज के थ्रू आया है। अब ये सारी बातें समझने के लिए मैं आपको हल्की सी जानकारी थोड़ा ट्रेडिंग के बारे में दे देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। और जब आप इस बात को समझ पाएं इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स की आवश्यकता है जो मैं आपके साथ बहुत ही नॉमिनल समय में शेयर कर दूंगा। और वो ये है, अगर कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या किसी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज का असल मायने में मालिकाना हक शेयर होल्डर्स के पास आ जाता है। इन जनरल यही कहा जाता है कि एक कंपनी है जिसने मान लीजिए 1 लाख शेयर्स मार्केट में लॉन्च किए हुए थे, मार्केट में 1 लाख शेयर्स थे, जनता ने उन 1 लाख शेयर्स को 10 रुपए के भाव से अगर खरीद रखा था तो वो कंपनी 10 लाख रुपए की थी, अगर 100 रुपए के भाव से खरीद रखा था तो 1 करोड़ की थी। जितने भावों से खरीद रखा था वो कंपनी की असल मायने में वैल्यू का पता लगाने का सबसे आसान तरीका माना गया। हालांकि ब्रांड वैल्यू और भी तरह की वैल्यूज होती है, लेकिन जो रियल वैल्यू का पता लगाया जाता है उसमें मार्केट वैल्यू के अंदर इसकी बहुत बड़ी कंसिडरेशन है कि शेयर कितने का है आपका। ठीक बात है, लेकिन किसी कंपनी को शेयर निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे का आसान भाषा में आंसर इतना है कि कोई भी कंपनी शेयर तब निकालती है जब उसे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरी एक छोटी सी कंपनी है, आप जिस जगह से सुन रहे हैं, मान लीजिए अंकित इंस्पायर इंडिया एक कंपनी है। मुझे लगता है कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पर 10 और भी लोग आकर के तरह तरह का नॉलेज आपको दें। इसके लिए मुझे क्या आवश्यकता होगी? इसके लिए मुझे उन लोगों को सैलरी देने की आवश्यकता होगी, उनके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने की आवश्यकता होगी, प्रॉपर कंटेंट डेवलपर से लेकर के वीडियो एडिटर से लेकर सारी चीजें मुझे ला करके देनी होंगी। इसमें एक आवश्यक धन खर्च होगा, या तो वो मैं अपनी जेब से लगाऊंगा या मैं किसी व्यक्ति से यह कहूंगा कि जनाब ये पैसा आप अपने लेवल पर लगा दीजिए और इस कंपनी के प्रॉफिट के भागीदार बन जाइए, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले लीजिए। सर वो कैसे संभव है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, आप मुझे अपनी कंपनी का 10% हिस्सा दे दीजिए। ये 1000 रुपया भी हो सकता है, 1000 करोड़ रुपया भी हो सकता है। मैं केवल आप लोगों को एक व्यवहारिक रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे पास ये जो धन आया, इस धन का उपयोग करके मैंने इस चैनल पर 10 लोग और खड़े कर दिए। इससे क्या लाभ हुआ? मुझे लाभ ये हुआ, 10 लोग काम करेंगे, 10 तरह से लोग और जुड़ेंगे, ज्यादा जगह न्यूज प्रसारित होगी, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा तरीके से एडसेंस होंगे, तरह तरह के रेवेन्यूज क्रिएट होंगे, लोगों के पास में सूचनाओं का बहुत बहुतायत में रीच होगा, अंकित इंस्पायर इंडिया देश के कोने कोने में पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में मुनाफा भी बढ़ना शुरू हो गया। तो जिस व्यक्ति ने निवेश किया वो निवेश मेरे साथ कंपनी को ग्रो करने में कामयाबी दिलाया। कंपनी ग्रो हुई तो लाभ के भागीदार में वो लोग भी शामिल हो गए जिन्होंने 10% हिस्सा हमसे लिया था। ठीक बात है। अब आप और मैं जब आम नागरिक की तरह बात कर रहे हैं तब तो ये बहुत आसान है समझना, लेकिन अब अगर हम यही नंबर हजारों करोड़ में लगा दें तो संभवतः किसी व्यक्ति के पास निवेश का इतना पैसा ना हो। ऐसी स्थिति में कंपनीज लिस्टिंग के लिए मार्केट में चली जाती हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से, जहां पर क्या किया जाता है, कंपनीज आप लोगों के साथ ये कहती हैं कि देखिए यदि आपको भी लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो आप हमारा कुछ हिस्सा परचेज कर लीजिए। बोले साहब हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है, आप तो करोड़ों की कंपनी हो, इतने 1000 करोड़ की कंपनी हो, हम कैसे हिस्सा खरीद पाएंगे? तो बोले आप चिंता मत करिए, हम अपने हिस्सों को बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देंगे। बोले कैसे? बोले हमारा 1% इज इक्वल्स टू 1 लाख शेयर कर देंगे, या 10% इज इक्वल्स टू 1 लाख शेयर कर देंगे। तब तो आपके पास में उस पाई का बहुत छोटा हिस्सा मिलेगा, आपके पास भी कंपनी की भागीदारी होगी। फिर आप सोचेंगे सर इतना सा छोटा भागीदारी देकर के क्या लाभ कमाया? अरे भाई क्यों नहीं, जब आपने इतनी छोटी भागीदारी दी, उनका धन छोटे छोटे निवेश से कंपनी के पास तो बड़ा पैसा बन के आया ना। मान लीजिए कि आज मैं आपके सामने उदाहरण के रूप में कहता हूं कि अडानी का 25% हिस्सा, मात्र 25% के आसपास हिस्सा, मान लीजिए कि वो 1 लाख लोगों में बटा हुआ है, 1 लाख लोगों के अंदर बटा हुआ है। 1 लाख लोग तो कंपनी का हिस्सा लेकर खुश हैं, लेकिन असल मायने में उन 1 लाख लोगों ने अपनी तरफ से यदि 100 रुपए भी दिए थे तो टेक्निकली कंपनी को 25% 1 करोड़ रुपया देकर चला गया कि भाई हमारा 25% हिस्सा 1 करोड़ का है। अब इस 1 करोड़ को आप कितने भी करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए बोला, यदि ये 3000 रुपए होता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भाव कितना निकल कर आएगा। इसी सेंस में आप अगर ये बात अब समझ पाते हैं तो हम आगे की कहानी कहते हैं। ये जो 1 लाख छोटे छोटे शेयर बनाए, 25% छोटे बहुत सारे छोटे छोटे शेयरों में बांट दिया। ठीक है, अब हम आपको आज के मुद्दे पर लेकर चलते हैं। मुझे यह लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे शेयर क्यों खरीदेगा भाई? मुझे अपनी कंपनी में ऐसा क्या दिखाने योग्य है जिससे शेयर खरीदने वाले को यह विश्वास हो जाए कि मेरा 1000 रुपया भी अगर इसकी कंपनी में लगा तो यह कंपनी बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, और आगे जाएगी तो मेरा विजन होना चाहिए और उसके साथ में मुनाफे होने चाहिए। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अब आप वो सुनिएगा। हालांकि ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है। ओसीसी आरपी के द्वारा जो आरोप अडानी पर लगाए गए हैं वो क्या हैं, अब आपको वो समझ में आएंगे क्या है। अब मुझे ये लगता है कि मेरे शेयर का भाव मार्केट में 100 रुपए है, उदाहरण के लिए मैंने ये कह दिया 100 रुपए का मेरा शेयर चल रहा है। मैंने जैसे ही कहा कि 1 लाख शेयर हैं, 1 लाख खरीदार मुझे मिले ही नहीं मेरे शेयर खरीदने वाले।
मार्केट तो मांग और पूर्ति के आधार पर चलता है। ऐसी स्थिति में संभव है कि ये जो 100 रुपए का शेयर है, ये मार्केट में मुझे 80 रुपए का भी बेचना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि टमाटर सस्ते होकर सड़ने लगे। वही हाल शेयर का भी हुआ, हमने ज्यादा शेयर निकाल तो दिए, खरीदार ही नहीं मिला, मार्केट गिरने लगा, शेयर का भाव गिरने का अर्थ ये होता है कंपनी के शेयर तो है, खरीदार नहीं है, मार्केट के भाव गिरने लगे। अब मैं स्मार्ट आदमी था, मैंने तरीका क्या चला, पहले तो मैं मालिक भी खुद ही था, और मालिक मैं खुद था, मैंने 25% हिस्सा जनता के लिए खोल कर रखा था। मैंने दिमाग लगाया कि जनता को यह बात समझ में आती है कि यदि मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो ही जाकर के प्राइजेस बढ़ेंगे, यानी कि कीमत का भाव का बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मांग और आपूर्ति का ये सिंपल इकोनॉमिकल कंसेप्ट है। मैंने कहा डिमांड बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत बढ़िया काम किया जा सकता है। क्या, मान लो मैंने 25,000 शेयर खरीद लिए खुद से ही। बोले सर आप तो 25% शेयर खुद अपने बेच रहे थे, आपने 25% शेयर खरीद लिए, आप कह रहे मैंने 25,000 शेयर खरीद लिया, पागल हो गए हो क्या, कम निकाल देते इससे अच्छा तो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, असल में पैसा तो आपकी जेब से निकालना है, आपकी जेब से पैसा निकालना है तो ये 25,000 कौन सी साइड बैठेगा ये आपको अब समझना होगा। बोले हाँ बताओ क्या समझना होगा। मैंने कहा ये जो 25,000 शेयर है ना जनाब, बोले हाँ। मैंने कहा ये 25,000 शेयर मैंने खरीदे तो सही, आपको नहीं बताया कि मैंने खरीद लिए। तो बोले फिर, बोले मैं तो भीड़ में आप ही के बीच में से निकल कर आया और आकर मैंने कहा अरे यार ये शेयर देना यार, गजब शेयर है यार, गजब प्लीज ये दे दो। बोले सर ये तो कुछ सुना सुना सा तरीका लग रहा है। बिल्कुल, मार्केट में जब भाव बढ़ाने होते हैं कुछ लोग अपने ही लोग मार्केट में छोड़ देते हैं, अपने ही लोग छोड़ देते हैं जो माहौल ऐसा बनाते हैं और गजब ही चीज आई है यार, गजब चीज आई है, माउथ पब्लिसिटी में अपने लोग फैला दिए। और अगर आपको इसका जीवंत उदाहरण देखना है तो कभी किसी रोड के किनारे बने हुए ढाबों को देखिएगा, बहुत आसान उदाहरण दे रहा हूं। कई ढाबे वाले अपने ढाबे के आगे अपने ही व्हीकल्स को इस तरह से खड़ा करके रखते हैं ताकि जो व्यक्ति वहां से निकले उसे ऐसा लगे कि यहां पर तो पता नहीं कितने लोग खाना खा रहे हैं। और मानसिकता यह होती है कि जिस जगह भीड़ लगी है वहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों को भी लगता है माल ताजा मिल जाएगा, शायद इस रोड पर यही चलता होगा, हम तो भोले भाले हैं और भीड़ को देखने के लिए भीड़ जुटती है, ये तरीका है। ऐसी स्थिति में ये जो 25,000 शेयर थे ये मैंने खरीद लिए। अब आपके दिमाग में एकदम बत्ती जली, आपने कहा सर 25,000 शेयर आपने खरीद लिए, ये तो सर एक प्रकार से आपको नहीं लग रहा है कि ये अनैतिक तरीका है, इमोरल तरीका है, आपने गलत ट्रेड प्रैक्टिस सेट कर दी। मैंने कहा बिल्कुल गलत है ये, सेबी भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी इसको मना करता है, ये अलाउड नहीं है, ऐसे तो कोई कंपनी भी अपने भाव बढ़ा ले जाएगी। तो फिर सर ओसीसीआरपी ने क्या कहा है, ओसीसीआरपी ने यह कहा है, ये जो अमेरिकी कंपनी है, कि इन लोगों ने यानी अडानी ने अपने ही शेयर अपने ही लोगों से खरीदवाए। अब मैंने कहा मैं तो साहब गौतम अडानी हूं, मेरा तो शेयर गया, अब किसने खरीदा मैं कैसे जान सकता हूं। इसका आरोप है इस अमेरिकी कंपनी का कि इन लोगों ने साहब बड़ी स्मार्टनेस दिखाई। बोले क्या दिखाई, बोले इन्होंने स्मार्टनेस ये दिखाई कि जब शेयर के भाव कम थे तो इन्होंने एक किसी टैक्स हेवन कंट्री में बैठकर, अब ये साहब एक नई चीज निकल कर आ गई, क्या निकल कर आ गई, टैक्स हेवन। अब ये टैक्स हेवन क्या है, कर के लिए स्वर्ग, टैक्स के लिए स्वर्ग कंट्री। अब बोले कौन सी होती है, वो कंट्रीज जिनमें कमाई के ऊपर कम से कम टैक्स वसूला जाता है। जैसे आप चाहे दुबई का यानी यूएई का नाम ले लीजिए, सिंगापुर का ले लीजिए, कई कैरेबियन कंट्रीज का नाम ले लीजिए, वहां पर यही कहा जाता है कि आप एक बार यहां आ जाइए और यहां आकर के अपनी कंपनी हमारे यहां रजिस्टर कर लीजिए, बस आप आ गए, यही हमारी तरक्की का बड़ा आधार बन जाएगा। आप आएंगे तो टूरिज्म मिल जाएगा, आप आएंगे तो 2-4 लोगों को और रोजगार मिल जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आप कुछ भी कमाइए, हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो बोले अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसी कंपनी को अपने यहां रजिस्टर करा लेते हैं। आपने हाल ही में देखा भी होगा, भारत की बहुत सारी कंपनीज दुबई सिंगापुर जाकर रजिस्टर हुई हैं। इसके पीछे का कारण क्या होता है, यहां जाकर कंपनीज अपना एक ऑफिस बना करके बना ले करके हम तो यही की कंपनी है। फिर क्या हुआ, आपका कोई भाई, यानी मान लीजिए कि ये अडानी का उदाहरण चल रहा है, अडानी जी के कोई भाई साहब हैं, उन्होंने टैक्स हेवन कंट्री में जाकर अपना कोई नई कंपनी डाल ली। अब आपने ये तो रोक लगा नहीं रखी है कि टैक्स हेवन में आप कंपनी खोल नहीं सकते, यहां पर कंपनी खुल गई। अभी आप अडानी जी के भाई की चर्चा हटा दीजिए, फिलहाल के लिए कोई भी XYZ व्यक्ति है जिसने टैक्स हेवन कंट्री में पहुंच करके अपना ऑफिस खोला और वहां से आकर हमारे शेयर मार्केट में से ये 25,000 शेयर खरीद लिए। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बना, सर कैसे खरीद सकता है 25,000 शेयर। मैंने कहा पैसे से। बोले मतलब, हमने कहा इसको सेबी मना नहीं करेगी। क्यों मना करेगी, कोई कंपनी है खरीदो ना, भारत से, भारत के अंदर तो बहुत सारी कंपनी जाकर शेयर खरीदती है। एफडीआई और एफआईआई जब आप सुनते हैं तो जो एफआईआई है उस कैटेगरी में आती है कई कंपनीज हमारे पास। बोले अच्छा, तो बोले फिर मैंने कहा ये 25,000 शेयर खरीद लिए टैक्स हेवन में बैठी हुई किसी कंपनी ने आकर। इनडायरेक्टली क्या हुआ, कान को चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे हाथ घुमा के पकड़ लो, पकड़ना कान ही था। अडानी के मान लीजिए शेयर थे, आपके शेयर बिक नहीं रहे थे, आपको डिमांड बढ़ानी थी, डिमांड बढ़ानी थी तो तरीका क्या अपनाया, आपने अपने शेयर खरीद लिए। लेकिन सेबी ने मना कर रखा है, सरकारी एजेंसी ने मना कर रखा है कि आप अपना ही माल खुद नहीं खरीदोगे। ऐसी स्थिति में आपने क्या समझदारी करी, एक और कंपनी, फर्जी कंपनी बनवाई कहीं बाहर और वो आकर के आपका शेयर खरीद ली। उससे आपके मार्केट में अचानक मांग पूर्ति का मामला गड़बड़ा गया और कीमत बढ़ने लग गई। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। ओसीसीआरपी का कहना है कि अडानी ने, ये जो टैक्स हेवन में बैठी हुई कंपनी थी जिसने अडानी के शेयर खरीदे थे, वो अडानी के भाई से जुड़े हुए लोगों की कंपनी थी। फिर से सुनिए, अडानी, अडानी का भाई, अडानी के भाई के मिलने वाले लोगों की कंपनी थी जो टैक्स हेवन में बैठी हुई कोई कंपनी XYZ थी। उसने आकर के अडानी के शेयर खरीदे और खरीद करके अपने भाव बढ़ाए। बोले अडानी के भाव हमेशा क्यों बढ़े, बोले इसके पीछे की कहानी ये है। उम्मीद है अब आपको ओसीसीआरपी की कहानी क्लियर हो गई होगी कि क्या है ये। अब इस बात को सुनने के बाद में आपको लगेगा हाँ यार बात तो सुन के लग रही है गड़बड़ तो है मामले में, यदि ये भी हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सही मायने में आपके पास इस बात को प्रूव करने का भी कोई तरीका नहीं है। कैसे,
कैसे नहीं है जरा बताइए भाई। अगर आप देश के बहुत पैसे वाले आदमी हैं, आप इतनी बड़ी कंपनी है कि आपके साथ कोई दूसरी कंपनी जुड़ना चाहती है, और ये तो होता भी है, बहुत सारे पैसे वाले लोग, बहुत सारे पैसे वाली कंपनीज आपस में एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मेरी एक छोटी सी कंपनी, मैंने नाम लिया अंकित इंस्पायर इंडिया है, मैं चाहूंगा कि कल को जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनकर मार्केट में घूम रही हैं वो लोग भी जाने की दूसरी कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के देखना पड़ता है, मैं तो यही चाहूंगा ना। अच्छा, मेरा सपना अगर कंपनी चलाने का है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरी कंपनी को दूर से लोग जब देखें तो उन्हें भी लगे कि कोई तो आ रहा है यार, कोई तो पॉपकॉर्न है जो यूनिकॉर्न को टक्कर दे रहा है। ये जो फीलिंग मेरे अंदर है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा बात होगा। कल को अडानी मुझे कहो अंकित अवस्थी आओ यार खाना खा लो, बोले गुरुजी बिक गए आप, मैं कहा भाई साहब मैं तो खाने पे कहीं बिक गया, मैं कहा अडानी ने बुलाया भाई, अडानी के खाने खाने में तो बिल गेट्स भी नहीं शर्माता, मैं कहा खाने में तो कौन शर्माएगा। मतलब समझ गए आप। कुल मिलाकर के कई छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज के साए में इसलिए भी रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां से इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। विचार करिए, टाटा का इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को मिल जाए, रिलायंस का किसी को इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे यार अपनी तो दुकान ही चल पड़ेगी यार, मजा ही आ जाएगा। ऐसी स्थिति में उम्मीद है कि आपको ये क्लैरिटी हो कि ये लोगों से अगर सवाल पूछा जाए कि साहब क्या आपने वाकई में ऐसा किया था, क्या किसी टैक्स हेवन देश में बैठे हुए कंपनी के साथ आपने टाई अप किया था, तो ये तो सवाल का जवाब दे देंगे हाँ सर बहुत से लोग मिलते हैं हमसे, तो हमसे कौन रोक सकता है, और सबसे ही हम तो बहुत बढ़िया से हाथ मिला के मिलते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना कि कई लोगों का जब दंगों में नाम आता है तुरंत सोशल मीडिया पर जिनका नाम आया है उनके साथ तस्वीर किसी नेता के साथ दिखा देते हैं कि देखो ये नेता के साथ दिखाई दिया। नेता क्या बोलते हैं, साहब मैं जनता का नेता हूं और जनता में सब तरह के लोग होते हैं, कौन आके मेरी बगल में फोटो खिंचा के चला गया, मैं इसके लिए आई कार्ड तो नहीं देखूंगा कि पहले तेरा आई कार्ड दिखा, तेरा कैदी नंबर कितना है ये बता, ऐसा तो नहीं पूछोगे। बोले साहब ऐसे ऐसे ये कंपनी वाले लोग अपनी सफाई दे देते हैं और यही राउंडिंग राउंडिंग चलती रहती है। ओसीसीआरपी ने ये बात आकर के अडानी के बारे में कही है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बना, लेकिन सर नासिर अली शाबान अहली और चांग जुंग लिंग नामक ये जो व्यक्ति है, इनके बारे में कहा गया है कि ये अडानी के बड़े भैया के साथ में विनोद भैया जो हैं उनके साथ में संपर्क में थे। आप में से किसी को ये डाइजेस्ट भी होते समय दिक्कत लगेगा, चांग चुंग लिंग नामक जो व्यक्ति है ये विनोद अडानी के साथ बात भी करेगा तो डाउट भी नहीं होगा किसी को कि यार अडानी है ये चुंगलिंग है, लग नहीं रहा सर ये तो एक जैसी कंपनी के भी नहीं लग रहे, अलग अलग लोग हैं, कंपनीज हो सकती हैं। ऐसे ही यहां पर नासिर अली शाबान अहली बोले सर अडानी तो नहीं लग रहा ये, बोले ठीक है फिर तो कोई कंपनी होगी, यही खेला है। ओसीसीआरपी कह रही है कि साहब इन्होंने इस तरह से अपने ही माल को खरीद के शेयर के प्राइसेस बढ़ा दिए। उम्मीद है कि अब आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो। इसका फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ा। अगेन कोई भी मार्केट में रिपोर्ट आए, जैसे ही रिपोर्ट आए वो ये कहे कि देखो ये हो गया, तुरंत लोगों को लगता है आय राम मेरा पैसा ना डूब जाए, मार्केट धड़ाम से नीचे भागने लगता है। मार्केट भागा था क्या, बिल्कुल मार्केट पर फर्क पड़ा था। लेकिन इन सब चीजों पर कंपनीज भी आकर अपनी सफाई देकर अपने इन्वेस्टर को कहती हैं कि देखो भैया बात ऐसी है कि आप लोग जो सुन रहे हैं इस विषय पर हमारी क्या राय है वो भी जान लीजिए। तो अडानी ने आकर के अपनी तरफ से बताया कि ये कोई पुराना मामला लेकर के 10 साल पुराना आ गए हैं, पुराने मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और इनका खुद का मकसद पैसा कमाना है। अब आप पूछेंगे ये कैसे कमा सकते हैं पैसा, मतलब